हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का चौथा वीडियो। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से पुष्यभूति और विभिन्न साम्राज्य जो हैं वो उत्तर भारत में स्थापित हुए, बदले, उनका पतन हुआ। उसके बाद हमने दक्षिण भारत की तरफ देखा और अब हम आज वापस उत्तर भारत की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम राजपूतों के बारे में देखेंगे। और राजपूतों के बारे में, राजपूत अपने आप में मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उस एक समय में इन्होंने उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनका शासन था। दिल्ली तक इनका शासन, लेकिन इनके आपस के जो द्वंद्व थे, इनके आपस की जो टकराव था, वो कहीं ना कहीं कारण बना कि उत्तर भारत की सीमाएं जो हैं वो कमजोर पड़ी और अरबों और तुर्कों का जो आक्रमण, अफगानों का जो आक्रमण है वो तेज हुआ। और इसी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण अध्याय मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा परिचय मेरे बारे में। जो लोग आज पहली बार अगर यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले पुराने वीडियोस देखिए और उसके बाद आप यहाँ पे आए। खैर, राजपूत को यदि हम समझना चाहें, इनको अगर बहुत ही संक्षिप्त रूप में इनका परिचय दें तो राजपूतों में 36 अलग अलग कुलों का समावेश है। इन्हें वंश के 3 अलग अलग पंक्तियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वंश कहा गया, जो कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी। तो जो सूर्य देव के वंशज थे, जो चंद्रदेव के वंशज थे और जो अग्नि देवता के वंशज थे, इस प्रकार से इनको विभिन्न वंशों में जो है वो कतारबद्ध किया गया। इनके विभिन्न वंशों को जो है 36 इसमें विभिन्न कुल थे और ये कुल जो है 3 वंशों में विभाजित थे। यदि हम मध्यकालीन भारत को देखें तो हमने पहले भी देखा कि ये जो है 2 चरणों में इसको हमने विभाजित किया था। एक 8वीं से 12वीं शताब्दी और एक 12वीं से 18वीं शताब्दी। राजपूत कौन थे? वो सूर्यवंशी, या जो भगवान राम के जो वंशज थे, या कृष्ण के, या वो नायक जिन्होंने बलिदान की आग से उत्पन्न होता अग्निकुल के सिद्धांत से उत्पत्ति हुई। और ये जो राजपूत थे, ये मध्य युगीन काल, प्रारंभिक जो मध्ययुगीन काल था, ये वाला जो हिस्सा था, इसमें थे। इनका यदि समय देखें तो 647 से 1200 ईस्वी तक जो है इनका काल था, इनका समय था। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत का भाग्य ज्यादातर राजपूत राजवंशों के हाथ में रहा और वह प्राचीन क्षत्रिय परिवारों से थे। तो ये क्षत्रिय थे, वरना वर्ण व्यवस्था में इन्हें क्षत्रिय माना गया। और हर्षवर्धन को हमने ये कहा कि वो अंतिम महान हिंदू राजा था। और उसके बाद जो है विभिन्न जो है ये राजपूत वंश और ये राजपूत कुल जो है ये भारत पे राज करते रहे, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के तौर पे। राजपूत में हमने जैसा प्रारंभ में देखा कि 36 अलग अलग वंश थे, 36 अलग अलग कुल थे, जिनमें प्रमुख कौन थे? प्रतिहार जो अवंती पे थे, पाल बंगाल में, दिल्ली और अजमेर में चौहान, कन्नौज में राठौड़, मेवाड़ में गोहिल या सिसोदिया, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा में परमार, बंगाल में सेन और गुजरात में सोलंकी। ये एक मुख्य जो राजवंश थे वो ये थे। इसके अलावा भी कई थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिहारों ने 8वीं से 11वीं शताब्दी तक जो है वो शासन किया। प्रतिहारों को गुर्जर भी कहा जाता था और उन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत पर 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच, तो ये जो पूरा क्षेत्र था ये पूरी तरीके से गुर्जर प्रतिहारों के शासन में था। प्रतिहार लोग सिंध के जुनैद, जो ये यहाँ पे आप देखोगे, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इस दौर तक
सिंध और मुल्तान जो है वो अरबों के शासन में जा चुका था। तो प्रतिहार लोग वो थे जिन्होंने सिंध के जुनैद के शासनकाल से लेकर गजनी के महमूद के शासनकाल तक मुसलमानों की शत्रुता के विरुद्ध भारत की रक्षा करने के लिए किलेबंदी के रूप में खड़े थे। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे मुल्तान और ये सिंध जो है ये अरब शासन में था, और ये जब तक इनका शासन रहा 11वीं शताब्दी तक, तब तक ये लोग इससे पार नहीं आ पा रहे थे। तो इन्होंने इनका जो एक मुख्य योगदान था भारत के इतिहास में कि इन्होंने एक किलेबंदी सी कर रखी थी इन आक्रमणों के खिलाफ, और जब तक ये रहे तब तक इनका इस तरफ आना काफी मुश्किल था, ना हो ही नहीं पाया दरअसल। अगर हम प्रतिहार शासकों की बात करें तो सबसे पहले संस्थापक की बात की जाएगी, और प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जो 725 से 740 ईस्वी तक इनका शासन रहा, और इनकी राजधानी कन्नौज थी। देखिए, कन्नौज हमेशा से एक महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, यहाँ कहीं है कन्नौज। कन्नौज जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, महत्वपूर्ण जगह हमेशा से रही है, और प्रतिहार जो है इन्होंने भी अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाया। वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय इसके बाद आते हैं, और इन्होंने अपने साम्राज्य की जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु जो सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा था वो थे भीरभोज। उनके काल में साम्राज्य का विस्तार कश्मीर से लेकर नर्मदा और काठियावाड़ से लेकर बिहार तक था। उसके बाद भीरभोज के पुत्र महेंद्रपाल का समय हुआ, वो भी एक शक्तिशाली शासक भी था, और उसने मगध और उत्तरी बंगाल पर अपने नियंत्रण को बढ़ाया। तो प्रतिहारों का शासन जो है वो जब उसके पतन की बात आती है तो राज्यपाल जो है वो अंतिम प्रतिहार राजा थे, उनका भी एक विशाल साम्राज्य हमने देखा वो कन्नौज तक आकर सिमट गया, और 1018 ईस्वी में गजनी के राज्य पर आक्रमण के बाद प्रतिहारों की शक्ति कम होने लगी। प्रतिहारों के बाद उनके सामंत, तो अब सबसे ऊपर कौन थे? प्रतिहार, और फिर कौन आए? फिर उनके सामंत आए पाल, तोमर, चौहान, राठौर, चंदेल, गोहिल और परमार स्वतंत्र शासक बन गए। जैसा कि हमने देखा था कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंत में हम देखते हैं कि गुप्ता साम्राज्य का जब पतन होता है तो उसके बाद उनके सामंत जो है वो अपने आप को, चाहे वो पुष्यभूति थे, चाहे वो मौखरी थे, चाहे वो मैत्रिक थे, ये क्या थे? ये सामंत थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। यही होता है जब प्रतिहारों का पतन होता है। प्रतिहारों के पतन के बाद जो उनके सामंत थे पाल, तोमर, चौहान, राठौर, ये सभी जो वंश थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। बात करते हैं पाल की। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल राजवंश की स्थापना की। सर्वप्रथम वो एक सरदार चुना गया था जिसको अराजकता को रोकने के लिए क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके द्वारा राजा के रूप में चुना गया। उसकी मृत्यु के समय पाल राज्य में बंगाल और अधिकांश बिहार का क्षेत्र शामिल था, और बिहार के अंदोदपुरी में मठ का निर्माण किया। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद गोपाल को जो कि पाल राजवंश का संस्थापक थे, उनको बंगाल का पहला बौद्ध राजा भी माना जाता है। उसके बाद गोपाल के पुत्र धर्मपाल का शासनकाल आता है 770 से 810 ईस्वी तक, और गोपाल के पुत्र उत्तराधिकारी बने और उसने अपने राज्य का विस्तार किया। वह भी एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था। उसने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में, न सिर्फ यूपीएससी में बल्कि राज्य सेवा परीक्षाओं में भी ये सवाल अक्सर आ जाता है और बार बार आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल जो है, जो पाल राजा था, उसकी की। और प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ उन्होंने लगातार युद्ध किया।
पाल अपने शासन के दौरान उत्तरी और पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली माने गए। तो ये वो समय था, जाहिर सी बात है, जब यदि कोई विश्वविद्यालय की स्थापना और इस तरीके के स्थापना जब होती है, मतलब वो जो शासन काल है वो अच्छा है, वो शासन काल जो है वो शक्तिशाली है, तभी इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। महत्वपूर्ण उसके अलावा यह है कि प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ उनका जो युद्ध हुआ। तत्पश्चात देवपाल, इनका शासनकाल 810 से 885 ईस्वी तक। धर्मपाल और रन्ना देवी, जो कि एक राष्ट्रकूट राजकुमारी के पुत्र थे ये देवपाल, असम, उड़ीसा और कामरूप तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। वह भी एक बौद्ध था और उसने मगध में कई मठों और मंदिरों का निर्माण किया। उसे राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्षा ने पराजित किया। उसके बाद आते हैं महिपाल प्रथम, बाद में नहीं मतलब काफी बाद में, और वो 988 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उत्तर और पूर्वी बंगाल को पुनः प्राप्त किया, जो कि छिन गया था पाल राजवंश से, और बिहार पर भी उसने कब्जा किया। रामपाल अंतिम शक्तिशाली पाल राजा, उसके पुत्र कुमारपाल के शासन में राज्य का विघटन हुआ, और मदनपाल जो जिसकी अंतिम राजपाल राजा था, उसके बाद पाल राजवंश की जगह सेन राजवंश ने ले ली। सो मदनपाल गोपाल से जो राजवंश की शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, वो मदनपाल पे आके समाप्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इस दौरान जो एक घटना घटित होती है वो था कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष मध्य भारत के प्रतिहार, ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल के पाल और दक्कन के राजपूतों के बीच था, क्योंकि तीनों राजवंश कन्नौज और गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। ये त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्षों तक चला और उन सभी को कमजोर कर दिया, जिसने तुर्कों को उखाड़ फेंकने ये नहीं, जब ये कमजोर हुए, ये लाइन थोड़ी सी गलत टाइप हो गई। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्षों तक चला, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे, इनके वजह से ही तुर्कों ने जो है भारत के ऊपर शासन करने में, या तुर्कों को वो जगह मिली, क्योंकि जब घर का जो व्यक्ति है वो कमजोर हो जाता है और यदि बाहर वाला आक्रमण करना चाह रहा है, तो ये उसके लिए सबसे अनुकूल समय होता है कि वो जो है, जब घर के लोग ही कमजोर हो चुके हों, तो बाहर वाला आके अपने आप को यहाँ पे आक्रमण करता है। तो ये इसी त्रिपक्षीय, आप देखोगे इस मानचित्र में कि ये था, तो ये वाला क्षेत्र है, ये प्रतिहारों का था, ये पाला, ये नीला, और ये जो गुलाबी रंग से जो है ये जो है राष्ट्रकूटों का था। यहाँ पे देखिए सिंध और मुल्तान जो है वो अभी भी इसी तरफ है, और इस झगड़ा था इस चीज का, इस कन्नौज का, क्योंकि यहाँ से इस पूरे क्षेत्र पे जो है वो आधिपत्य स्थापित होता था, और यहाँ ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं उपजाऊ जमीन, और इसकी वजह से जो उपजाऊ जमीन पे, तो क्योंकि तब वो दौर तो था नहीं कि कल कारखाने हो, औद्योगिक विकास हो, जो भी किसी भी शासन का, किसी भी राजा का जो मुख्य स्रोत था कर का, वो कृषि ही था। तो यहाँ की कृषि ज्यादा उपजाऊ होगी तो राजा को ज्यादा फायदा होगा, और इसी चीज के लिए पाला, प्रतिहारा और जो राष्ट्रकूट थे उनका अब बात करते हैं राजपूत राजवंश में दिल्ली के तोमर राजवंश की। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तोमर जो है वो प्रतिहारों के सामंत थे। उन्होंने 736 ईस्वी में दिल्ली शहर की स्थापना की। ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर राजवंश में की हुई, और महिपाल तोमर ने थानेश्वर, हंसी और नागरकोट पर 1043 ईस्वी में कब्जा किया।
चौहानों ने 12वीं शताब्दी के मध्य दिल्ली पर कब्जा किया और तोमर उनके सामंत बन गए। तो पहले तोमर जो हैं वो प्रतिहारों के सामंत थे, और जब चौहानों ने 12वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली पर कब्जा किया तो तोमर फिर उनके सामंत बन गए। तो ये एक ध्यान रखने वाली बिंदु है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे यह है दिल्ली शहर की स्थापना। उसके बाद दिल्ली और अजमेर के चौहान राजवंश की यदि हम बात करें तो चौहानों ने 1101 में अजमेर में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और वे भी प्रतिहारों के सामंत थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी की शुरुआत में उज्जैन और दिल्ली को मालवा के परमारों दिल्ली को उन्होंने चौहानों से और उज्जैन को मालवा के परमारों से कब्जे में लिया। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। चौहानों ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित की, और पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे प्रसिद्ध व शक्तिशाली शासक थे। कन्नौज में फिर राठौड़ जो है वो उनका कहना चाहिए शासन आया, और 1090 से 1194 ईस्वी तक कन्नौज की गद्दी पर राठौरों ने शासन किया। जयचंद इस वंश के जो सबसे अंतिम महान शासक माना गया, और 1194 ईस्वी में चंदावर के या चांदवार के जो युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराकर इसको भी अपने दिल्ली के उसमें कब्जा कर लिया था। उसके बाद बुंदेलखंड में चंदेलों का जो शासन था, इनकी स्थापना जो है वो 9वीं शताब्दी में होती है, और यशवर्मन के शासनकाल के दौरान महोबा चंदेल की राजधानी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, महोबा जो है चंदेल की राजधानी थी। उनका प्रमुख जो किला था वो कलिंजर था। चंदेलों ने 1050 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव और खजुराहो में कई सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है। पारमल अंतिम चंदेल शासक थे जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1203 ईस्वी में हरा दिया गया। तो यहाँ पर भी देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ देखने वाली है कि यहाँ से जो ये जो सामंतों का रूल आया, ये जो सामंतों का शासन आया वहां, और क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उसके अलावा ये जो प्रतिहार पाला और राष्ट्रकूटों का जो संघर्ष चल रहा था कन्नौज को लेके, इसने उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिसके कारण जो सीमाएं थी वो कमजोर हुई। तो क्योंकि जब तक प्रतिहार जो है वो उनका शासन था, जब तक प्रतिहार जो है वो शक्तिशाली थे, तब तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कहना चाहिए अरब से जो शासन था या जो इराक से जो मुस्लिम शासक आ रहे थे, उनको मुल्तान और सिंध तक ही सीमित रखा। लेकिन अब आप देखोगे कि जैसे ही उनके सामंतों का शासन शुरू होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ये हारने लगते हैं। जैसे मोहम्मद गौरी ने चंदवार के युद्ध में जयचंद को हराया, उसे अपने इसमें लिया। चंदेलों को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया। तो ये दौर अब शुरू हो जाता है। उसके बाद मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया की यदि हम बात करें तो राजपूत शासक बापा रावत गोहिल या सिसोदिया वंश के संस्थापक थे, और उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। 1307 ईस्वी में मेवाड़ के राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया और उन्हें हराया। तो वो जो मूवी पद्मावत में दिखाया गया, ये कहानी वहां वो वाली है। उसके अलावा राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने सिसोदिया शासकों ने भारत में मुगल शासकों को उनके दौर में सिसोदिया शासकों ने मुगल शासकों को कड़ी टक्कर दी। उसके बाद बात करते हैं मालवा के परमारों के बारे में। परमार भी प्रतिहारों के सामंत थे, और उन्होंने 10वीं शताब्दी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और उनकी राजधानी धार थी। अब आपको समझने वाली चीज ये है कि यदि आप यूपीएससी के अलावा भी
विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं की, राज्य सेवा परीक्षाओं की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये जिन जिन राज्यों में ये थे, जैसे यदि कोई राजस्थान सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने जो उसका इतिहास है उसको थोड़ा सा आपको इससे एक और लेवल अप जाके आपको उसकी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप मध्य प्रदेश में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे परमार और चंदेलों के बारे में ज़्यादा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अमूमन ये देखा गया है कि जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे जब सिविल सेवा परीक्षाएं जो राज्य स्तर की होती हैं, उसमें बहुत अधिक इन तरीके इस क्षेत्र से सवाल आते हैं, जहाँ पे वो क्षेत्रीय राजवंश जो कि पहले जिनका एक एक कहना चाहिए कि जो शुरुआत है वो क्षेत्रीय ना होके ज्यादा विस्तृत थी और फिर वो सामंत बने, तो इन पे से जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मालवा के परमारों पे सवाल आ जाता है, चंदेला राजाओं पे सवाल आ जाता है। उसके अलावा राजस्थान में तो राजपूत उस पे सवाल आते ही हैं। तो ये आपको थोड़ा सा, यदि आप राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके जो मालवा में परमारों के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए वो राजा भोज हुए, और उन्होंने संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए धार्मिक कॉलेज की भी स्थापना की, एक शिक्षा एक महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने भोपाल के पास 250 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में एक खूबसूरत झील का भी निर्माण कराया, और इनका भी जो शासन है वो इनका शासन भी अलाउद्दीन खिलजी के समय के आक्रमण से परमारों का भी शासन समाप्त हो गया। उसके बाद यदि हम उनके धर्म और शासन को समझें, तो राजपूत स्वभाव से ही महान योद्धा किंतु शिष्ट थे, और उन्होंने हमेशा महिलाओं को और कमजोरों की रक्षा करने में विश्वास किया, और हमेशा उसको अपना धर्म माना। हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे उन्होंने। लेकिन देखिए, बहुत समझने वाली चीज ये है कि भले ही उस दौर में जो भी राजा का धर्म होता था, बावजूद उसके वो राजा जो है दूसरे जो धर्म है, जो दूसरे जो उसकी प्रजा में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका भी संरक्षण किया जाता था। यदि वो एक धर्म के अनुयायी थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि राजा जो है अपना धर्म वो दूसरों के ऊपर बढ़ना शुरू कर देते कि नहीं, आपको यही धर्म फॉलो, इसी धर्म का जो है वो अनुसरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था। तो ये राजपूतों में भी देखने को मिला। राजपूतों के जो सबसे बड़ा कहना चाहिए कि कमी यदि हम कहें, तो जो उनका प्रशासन का तंत्र था, जो उनका सरकार या जो उनका सरकार तो नहीं, जो प्रशासनिक तंत्र था वो पुराना हो चुका था। बहुत ज्यादा जो है संख्या में जो जमीन है वो जागीरदारों को दे दी गई थी, और इसी के कारण जो है वो राजपूत का जो शासन है उसे कमजोर माना गया। राजपूत में राजा महान हुए, योद्धा महान हुए, लेकिन कहीं पर भी राजपूत प्रशासन को उतना जो है प्रतिष्ठा नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विभाजित था जागीरदारों में। यदि हम राजपूत साहित्य की बात करें, तो इस काल में साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जैसे कल्हान की राजतरंगिनी, जयदेव का गीत गोविंद, सोमदेव का कथा सरित सागर, पृथ्वीराज चौहान की दरबारी चंदन बरताई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सैन्य कारनामों का भी उल्लेख किया। ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य थे जो राजपूत काल में हुए, और भी हैं। तो ये राजपूत शासन के बारे में था। जहां तक देखिए सिविल सेवा परीक्षा का प्रश्न है यूपीएससी का, क्योंकि एक ट्रेंड जो पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम कम से कम उसको इतना तो जितना हम पढ़ रहे हैं, ये फैक्ट्स आपके लिए इतना भी अगर आप अच्छे से यदि पढ़ लेंगे,
तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से यदि कोई सवाल आता है तो आपको उसका हल ढूंढने में आसानी होगी। तो इसी के साथ हमारा राजपूत राजवंश का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा आने वाले वक्त में। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।